बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो जनाब, सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि मुल्क में खासी हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस वक्त हमें तैयार नजर आ रही हैं। और पंजाब असम्बली के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है। बहरहाल ये वो टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर डेफिनेटली हम लोग डिटेल्स में कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो आज मेकअप रूम में जो था वो उस पर गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों से भी शेयर की जाए और फिर उसके बाद मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से भी पूछूंगी कि वाकई ऐसा पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि अंडों की कीमतें सुना है कि खासी कम हो गई हैं और मेरे ख्याल से 25 या 27 रुपए में लोगों को एक अंडा इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो पहले हम ये देख रहे थे कि कहीं पर 35 रुपए तो कहीं पर 40 रुपए में लोगों को एक अंडा दस्तयाब था। अब जरा अंडे की कीमतें हैं वो थोड़ी सी नीचे आ गई हैं, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों के लिए फायदा हो चुका है कि अब चूंकि अंडों की कीमतें कम हुई हैं और लोग भी अब आपस में हम लोग नीचे यही बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से 2-2 दर्जन अंडे जो हैं वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी शॉर्टेज जो है वो पैदा हो जाती है। बहरहाल वी जस्ट होप कि ऐसा ना हो इन द कमिंग फ्यूचर, लेकिन फिर भी अगर चीज सस्ती मिल रही है तो अच्छी बात है, जरा स्टॉक आप लेकर रख लें। फिर वैसे भी आगे चलकर रमजान की आमद है और फिर चीजों में उनकी कीमतों में इजाफा तो होगा। तो ये सोचा मैंने कि चीज मैं आपके साथ शेयर कर लूं। बाकी ये है कि हम आपको बता देंगे कि बाकी अंडे जो है वो 25 रुपए से 27 रुपए में ही दस्तयाब हैं या फिर नहीं है। एनीवेज अंडे तो हो गए। अब जरा टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुल्क भर में चल क्या रहा है। पानी पीटीआई फिर रियासत मुखालिफ इक़दामात पर आमादा। मरियम नवाज तख्ते पंजाब संभालने के लिए तैयार। कमिश्नर रावलपिंडी अपने पहले बयान से ही मुकर गए। और पुदीने के सेहत पर हैरत अंगेज असरात। जी, सूरत हाल कुछ ऐसी कि पिछले कुछ अरसे के दौरान एक इत्तेहादी हुकूमत काम कर चुकी है, हमने पाकिस्तान में देखा। और फिर मियां शहबाज शरीफ कई पार्टियों को साथ लेकर चलने का तजुर्बा भी कर चुके हैं। तो इस बार भी मामला जो है वो रियासत के मफादात को इनफरादी या फिर यूं कह लीजिए कि जमात के मफादात पर तरजीह देने का है। और फिर हम उसमें ये देख रहे हैं कि मुल्क को कई बड़ी माली अदायगियां भी करनी है और इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से नया मुआहदा भी करना है और दोस्त ममालिक के ताउन से मुल्क में सरमायाकारी की फिजा ज्यादा बेहतर बनानी है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि जबकि तालीम का फरोग और मयार जो उसका मयार है वो भी बुलंद करना शहबाज शरीफ की तरजीहात का हिस्सा रहा है। ये तो आने वाला जो हमारा हुकूमत का एजेंडा है वो होना चाहिए, जिसपे हम बात भी जरूर करेंगे। लेकिन हुकूमत साजी के मरहले की सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी और वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ के नाम जो हैं वो फाइनल होने के बाद अब दीगर आईनी ओहदों के लिए बातचीत का अमल जारी है। और बताया ये जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट के लिए फारूक नाइक, सलीम मांडीवाला और शेरी रहमान और यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम ज़ेर गौर हैं, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक, डेप्यूटी स्पीकर के लिए शाजिया मरी साहिबा और नफीसा शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है। और ऐसे में पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कराची में पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब ने इत्तेहादी हुकूमत बेहतर अंदाज में चलने की पेशगोई की है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माजी में हमारा आपसी ताल्लुक भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये इत्तेहाद बेहतर चलेगा। चले, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत ना हो। इस बार हमने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बाकायदा चीजें तय करनी हैं और कर चुके हैं, ये भी कहा गया फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से। बहरहाल पंजाब असम्बली का आज पहला इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, जो कि 10 बजे शुरू होना है। और इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली जो है वो अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और फिर वज़ीर आला पंजाब के जो ओहदा है और ये जो सारी मामलात है इसका शेड्यूल जारी होगा। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपना इंट्रा पार्टी का शेड्यूल जारी कर चुकी है। लेकिन इस सब में एक और बड़ी और अहम खबर है, वो ये है कि पानी पीटीआई जो है उन्होंने IMF को एक खत लिखने का फैसला किया है, जिसमें कहा यह जाएगा कि पाकिस्तान को आइंदा तौर पर माली मामलात पे मुआवनत ना की जाए। तो ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और बड़ा ही एक अहम सवाल है कि क्या वजह है कि उनको ये नौबत पेश आ गई है कि वो इस किस्म का मुतालबा अब IMF से करेंगे, जबकि हम पाकिस्तान को बड़ा बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो है ही IMF के सहारे।
जब तक हम कर्जे ले ना लें, जब तक हम लोन्स ले ना लें, तब तक हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो है वो फाल नहीं बना सकते और उसके हवाले से रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। तो ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पे हम लोग गुफ्तगू भी करेंगे कि एक तरफ तो इंतखाबात में धांधली और इसके मामला जो थे वो ज़ेर गौर थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अब इस हद तक बड़ा स्टेप उठाने को तैयार है। बहरहाल तमाम तर मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आमिर साहब। आमिर साहब, इस बार मर्तबा हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी जो है वो निगरान सेटअप के बजाय हुकूमत साजी का जो मतलब मुकम्मल अब अमल है वो भी मखलूत हुकूमत की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस बार वैसे तो ज्यादा जमातें शामिल नहीं हैं, चंद जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मामलात आपको किस रुख जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बिलावल ने भी बड़ी हमने देखा कि तनकीदी सियासत की है पिछले 3 माह में और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लताड़ा है। तो ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट बनने जा रही है, यहाँ पर वो हाथ हौला रखेंगे या फिर हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएंगे लेकिन सुनाते भी रहेंगे? क्या लग रहा है आपको, बात बनेगी आगे चलकर? चौथी जमात है मुस्लिम लीग काफ, वो भी शामिल होगी इसके हुक्मरान इत्तेहाद में। ठीक है जी। और जो बिलावल भुट्टो का स्टैंड था वो तो इलेक्शन के बाद खत्म हो गया था। उन्होंने कहा था कि अब मुझे अक्सरियत नहीं मिली तो जाहिर है हमें किसी ना किसी के साथ तो जाना है, और वो मुस्लिम लीग नून के साथ चले गए। आप देखें जिस रात उन्होंने ऐलान किया उसी दोपहर को वो कह रहे थे मैं अपनी शराइत पे करूंगा। तो शराइत तो फिर सियासी होती हैं और वो ऐसी होती हैं क्योंकि ये हमें तो पहले से पता था। जब हुकूमत ये तोड़ने से 3 दिन पहले CCI में इन्होंने मरदमशुमारी के रिजल्ट ओके किए थे कि लो जी अब इलेक्शन के लिए आपस में लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ और मुझे कोई शुबा भी नहीं था, और सियासत जिस तरह चल रही है उसी तरह आ गई वापस कि अब ये मुश्तरका तौर पे पीपल्स पार्टी फेस सेविंग भी ले रही है, आईनी ओहदे भी ले रही है और आगे चल के ये काबीना में जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, लेकिन वो यही जो आप और हम गुफ्तगू करते हैं कि जी पहले ये कहते थे वो कहते थे, थोड़ा सा वो हो जाएगा और फिर पाकिस्तान के मफादात में सबको बैठना पड़ता है। आपको पता ही है कि वो मफादात जो होते हैं वो सियासी और कौमी मफादात फिर मुश्तरका हो जाते हैं और जाती हो जाते हैं, तो वो चलते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखें कि जो इस वक्त सियासत हो रही है उसके अंदर क्या क्या कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। कहीं चीफ जस्टिस को पकड़ा जा रहा है, कहीं पे IMF को खान साहब ने उसके अंदर शामिल कर लिया और IMF ने इनकार कर दिया है। जो उनकी डायरेक्टर कम्युनिकेशन की रिपोर्ट आई है आज सुबह सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि जनाब हमारा पाकिस्तान की सियासत से लेना देना कुछ नहीं। भाई IMF ने तो पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों को जो इक़्तिदार पे कब्जा करते हैं उनके साथ भी डील किया, कर्जे दिए हैं, वो तो पाकिस्तान की स्टेट के साथ करते हैं। हाँ, वो पूछते जरूर हैं और मैं तो इस बारे में ये कहता रहा हूं, कल खान साहब का जितने हामी थे मैंने नहीं सुना किसी से मीडिया पे, मैं यूट्यूबर्स की कोई बात नहीं कर रहा, कि उन सब ने इसको शॉकिंग करार दिया और कहा कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। बल्कि अली जफर के साथ मैं एक प्रोग्राम में था, अली जफर साहब ने कहा कि असल में हमारा मकसद ये नहीं था। उन्होंने वजाहत भी देनी शुरू कर दी है जो उनको फीडबैक आया कि हमारा मकसद था कि कर्जे ना रोकें लेकिन सिर्फ वो ये करें कि उसके ऑडिट को जरूर कहें इनसे, जो कि उनका मैंडेट भी नहीं है। क्योंकि ये आप जैसे इन्होंने स्टेट बैंक को अपनी दौरे हुकूमत में हवाले किया इस तरीके से कि IMF और वर्ल्ड बैंक के बगैर IMF कुछ, ये हमारा स्टेट बैंक कुछ कर ही नहीं सकता। ये अब अगले मरहले की तरफ जा रहे हैं कि अपने गुस्से में, बिल्कुल ठीक है बातचीत तो नई गवर्नमेंट आके करेगी ना, जो भी सियासी पेशरफ्त होनी है वो निगरान हुकूमत तो अब नहीं कर सकती। देखे ना आज पंजाब असेंबली का सेशन होने जा रहा है। बिल्कुल मैं उसी तरफ ही आना चाह रही थी आमिर इलियास राना साहब। हम ये IMF वाला मामला भी डेफिनेटली तफसील के साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहैसियत पाकिस्तानी ये एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है जो PTI की तरफ से लिया गया है। मैं खुद इस चीज को उस लिहाज से कंडेम भी करूंगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आज पंजाब असेंबली का इजलास होने जा रहा है, 9 मुंतखब अरकान असेंबली जो है वो भी अपने ओहदों का हलफ लेंगे। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट सामने है, क्या लग रहा है आपको पंजाब में आज हालात थोड़े से बिगड़ सकते हैं? मियां असलम इकबाल साहब की गिरफ्तारी भी सुना है, मुतवक्के है, आपको हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि PTI कोई बड़ा एजिटेशन शुरू करने जा रही है। वो भी देख रही है, मिक्स बयान दिए जा रहे हैं ताकि जिस तरफ भी जाना हो उस तरफ चले जाएं। मियां असलम इकबाल अगर आज वहां नहीं होंगे तो स्पीकर पंजाब असेंबली शायद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर देंगे, जो मुझे पता है कि वो सब्तान खान चाह रहे हैं और उनकी तो ख्वाहिश ये थी कि मखसूस नशिस्तों पे पहले फैसला हो। लेकिन अब अजीबो गरीब काम ये है कि सुन्नी कौंसिल ने जो दरखास्त दी है परसों रात, उसके अंदर लिस्ट नहीं दी इलेक्शन कमीशन को, सिर्फ ये कहा है कि हमें इजाजत दी जाए। अब होता यह है कि या तो आप लिस्ट दे देते साथ,
फिर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर मीटिंग करता, जो आज या कल में होनी है। उन्होंने मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई के कोटे की बनती हैं वो छोड़ दी हैं। बाकियों की चूंकि लिस्टें मौजूद थी, उनकी अनाउंसमेंट हो गई। अब आपने ना लिस्ट दी है, आखिरी वक्त में आपने इनको चुना, क्योंकि आप 8 फरवरी के बाद से पीटीआई मुतज़ब्ज़ब थी कि किस पार्टी के साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। जमात इस्लामी, एमडब्ल्यूएम और अब आके ये कर लिया। तो कानून में खुद अली जफर साहब से ही अगेन कहूंगा कि वो कह रहे थे कि कानून से रास्ता इलेक्शन कमीशन ले सकता है कि वो हमें सीटें ना दे, हम अदालत से लेंगे। तो ठीक बात है। यही चीजें मैं कह रहा था कि मैं पिछले सिलसिले से जोड़ूंगा आईएमएफ वाले बात से। मेरी तो तजवीज ये चल रही है, मैं 4-5 दिन से कर रहा हूं कि जिस तरह गंडापुर साहब आके केपी के गवर्नर वजीर आला बनते हैं और आईएमएफ के ऊपर उस गवर्नमेंट से तो आपको लेनी है ना, तो जब वो शराइत लगा देंगे जी आप पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन, इंतखाबी माहौल और जो चीजें आपको इंतखाबी कवानीन में बदलनी है उनकी आईनी गारंटी लें कि जी आईनी तरमीम पहले 3 महीने में करेंगे, हम आपके साथ नए आईएमएफ प्रोग्राम में चल पड़ेंगे। होना ये चाहिए था, लेकिन वो खान साहब की मर्जी, वो बड़े लीडर हैं, उनकी यही है कि ख्वाहिश के उसको मीडिया पे खेला जाए, वो साइफर पे भी खेलते रहे। और अब उन्होंने आईएमएफ के ऊपर एक बयान देके, मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान के लिए या अपने लिए खिदमत नहीं की बल्कि मजीद मुश्किलात को दावत दी है। बहरहाल शहबाज शरीफ आ जाएं, मरियम आ जाएं, तो सबसे पहले तो इन्हीं का होगा कि वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव जरूर लें। जो फैसले अदालतों ने अब तक नहीं किए, तो जमानत तो हर केस में हक होता है बंदे का, तो अगर वो मिलती है तो यहाँ माहौल बेहतर हो सकता है। लेकिन जहां फैसले हो चुके हैं, जैसे वो फौजी अदालतों का है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करें कि जी फौरी तौर पे उसका जो स्टे भी दिया हुआ है उसको सुन के फैसला कर लें कि फौजी अदालतें सिविलियन पे करेंगी या नहीं करेंगी, ताकि इस एम्बिग्विटी से बाहर आए। सजाएं मिलनी है सजाएं मिले, वो अपीलें करें, जिनको बरी होना है बरी हो जाए, क्योंकि ना एक 9 मई से लेके दूसरा 9 मई आने वाला है, तो मामला बिगड़ रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे, अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि पॉलिटिकल रिपोर्ट अब लेने की सारे कोशिश करें। तो जाहिर है हुकूमत जब बन जाएगी तो बड़े भाई के तौर पर इन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आगे चलकर क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार कसर से जीते हैं, तो चलें यहीं पे यहाँ पर कोशिश कर लें कि कहीं ना कहीं मिसाके मुईशत, मिसाके जमहूरियत जैसे मामलात हैं उनको परवान चढ़ाने की कोशिश की जाए। आमिर साहब ये भी मुझे बताएगा कि जो नई हुकूमत अभी बन रही है, डेफिनेटली इसके लिए मौशी तौर पर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हमने 9 मार्च को आईएमएफ के साथ मुज़ाकराती दौर जो है उसका आगाज शुरू करना है। आपको लगता है कि इनके लिए डिलीवर करना आसान हो जाएगा? पहले बैगेज बहुत ज्यादा है 16 माह की गवर्नमेंट का, फिर से एक बार इत्तेहादी हुकूमत, वी जस्ट होप कि ये हुकूमत जो है वो लॉन्ग टर्म चले। लेकिन कयास सराइयां तो तमाम टॉक शोज, आप भी कुछ टॉक शोज का हिस्सा बने होते हैं, हर जगह से सवाल यही आ रहा होता है, आपको लगता है कि ये कंपनी ज्यादा देर तक चलेगी? मतलब अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, अभी तो हनीमून पीरियड भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन हुकूमत खत्म होने की, गिरने की बातें हो रही हैं हर जगह पर। देखें, ये हुकूमत इस तरह की नहीं है विफाकी हुकूमत जिसमें यह कहा जाएगा कि जी इसको हम टाइम देते हैं और देखते हैं। जो पंजाब की वजीर आला है मरियम नवाज, उनके ऊपर ये बात आएगी कि उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट पहले दिन पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के कुछ किए हैं, तो उस पर टाइम दिया जाएगा। सूबे के अपने वसाइल हैं, जो मामला विफाक से मुतालिक हैं उस पर भी उनको टाइम दिया जा सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को और उनकी गवर्नमेंट को कोई टाइम नहीं मिलेगा। एक तो आपाधापी पड़ी होगी फौरन आईएमएफ की, 9 मार्च से आपको मुज़ाकरात में जाना है, और लोग अब आपसे ये नहीं सुनना चाहते कि जनाब हमने सियासत डुबो दी और रियासत बचा ली। भाई आपने बहुत कर लिया, इस रियासत के बाशिंदों को भी बचाना आपका काम है। आप क्योंकि इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं तो आपको ये जवाब पहले दिन से शुरू होगा, क्योंकि बिजली तो महंगी होनी है नए आईएमएफ के। अच्छा आमिर साहब यहीं पे रुक जाइए, आपने कहा आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी क्लैरिटी दें। कई जगहों पे मैंने भी सीनियर तज्ज़ियाकारों को, सीनियर एंकर पर्सन करते हुए सुना है, ये लोग आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं? क्योंकि जावेद लतीफ साहब भी बारहा इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी विफाक में हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था, ना है, फिर भी हम ले रहे हैं। देखें, आपने अपनी राय दी, ला रहे हैं या लाए जा रहे हैं। मैंने ये कहा है कि वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं, और वो चॉइस से आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, नून, एमक्यूएम और काफ लीग, सारे चारों के मैं नाम ले रहा हूं, ये चॉइस से आ रहे हैं। इनकार कर दें, मैंने तो और आपने तो जाके अंगूठा नहीं रखा कि जी आप वजीर आजम जरूर बने, आप सदर जरूर बने, आपने गवर्नर बनाना है। नहीं जी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि चूंकि अब आप आ रहे हैं, आपके वोट इतने हैं कि आप आ रहे हैं। चूंकि कल जब कौमी असम्बली का परसों इजलास होता है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि जब वजीर आजम का इलेक्शन होगा तो पीटीआई जो अब नए नाम से आ रही है वो वजीर आजम का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। पीपल्स पार्टी ने तो खुद उनको सबसे पहले कहा था कि जी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी कोई रास्ता किसी ने नहीं दिया पीटीआई को। ये सबको पता है कि ये इतना बड़ा पत्थर है कि इसको चूम के रखने से भी काम नहीं चल सकता।
आज का इक्तदार। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी हम आपसे पहले दिन से पूछेंगे कि हुजूर आप चूंकि खुद आए हैं, आप ये बाई चॉइस आए हैं, आपने इनकार नहीं किया, तो हमें तो रिलीफ चाहिए। कैसे लाएंगे ये अब आप बताएं कि ये यूं नहीं हो सकता कि अब आप हमें बताएं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, सब कुछ किया इमरान ने, आप अब क्या करेंगे? 16 महीने गुजार के आप दिवालियापने से बचा के एक नए IMF के मुआहदे की तरफ छोड़ के गए थे, जिसे निगरान हुकूमत ने बहरहाल कुछ सहल किया है कि डॉलर की प्राइस जो है उन्होंने नीचे लाई है, चीजें मुस्तहकम हुई हैं कुछ, लेकिन हम इससे आगे की तवक्को कर रहे हैं आपसे। हम भड़क नहीं सुनने आए, हमें आप अमली तौर पे कदम उठाते हुए और बेहतरी का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। आप नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे और पूछेंगे भी कि फिर आप आए क्यों थे। ठीक है। और अभी जो इस वक्त मरीम बीबी के हवाले से स्पेसिफिकली बात की जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी भी सियासत का महवर है ना, यूं कह लीजिए कि उसका तमाम तर बोझ अब मरियम नवाज उठाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि मरियम सफदर साहब उठाने के लिए आपको लगता है कि तैयार है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी पार्टी का रिवाइवल करना है, वो पाकिस्तान में रहेंगे अगले 5 साल, सियासत को एक बार फिर से दमाम बख्शना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो आपको लगता है कि ऐसे में मरियम जो है वो एक बतौर कैंडिडेट CM एक बेहतर चॉइस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से? आपकी गुफ्तगू से मुझे ये ख्वाहिश लगी कि आप कहना चाह रही हैं मरियम सफदर, लेकिन जो नाम होता है ना, दोनों नाम है उनके, मरियम सफदर, मरियम नवाज। मेरा नाम है, मैं अपने शौहर का नाम भी ज़रियाब इरफान करके ऐड करती हूँ, ज़रियाब राजपूत भी कभी कभी अनाउंस करती हूँ। आपने बात कर ली, मुझे बात कर लेने देना, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। तो जिस तरह इमरान अहमद खान न्याजी नहीं कहा जाता, इमरान खान कहा जाता है, इस तरह मरियम नवाज को मरियम नवाज कहा जाता है। आपकी राय है ना, मैं तो उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन चूंकि ये तंजिया तौर पर कुछ लोग बोलते हैं तो आपने उस फिक्रे को भी इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा देखें मरियम नवाज आ रही हैं, अभी वो पंजाब असेंबली शायद पहुंच चुकी होंगी हमारे और आपकी गुफ्तगू के दरमियान में, क्योंकि पहले इत्तला आई थी कि वो रवाना हो गई। अच्छा। तो ठीक है, उनकी इनिंग्स शुरू हो रही है और उन्हें सूबे के वसाइल कुछ विफाक से मिलने हैं और कुछ उन्होंने जनरेट करने हैं। मैं परसों राय दे चुका हूं कि जी बिल्कुल मरियम नवाज आए। उन्हें सबसे पहले जो हमारे माशरे में टैक्स नहीं देते, यानी जो रिटेलर हैं और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, यानी प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं स्पेशली, आपको सूबे में उनको साथ निमटना होगा और फौरन करना होगा। PTI बिल्कुल उनकी हिमायत में खड़ी होगी। इस मुल्क का अलमिया यही है कि मेरे और आप जैसे तनख्वाहदार जो लोग हैं उनके ऊपर तो टैक्स हर सूरत में लग जाता है कि हमारे बस से बाहर हो जाता है, लेकिन जो लोग कमा सबसे ज्यादा रहे हैं, टैक्स सबसे कम दे रहे हैं, आपको उनकी तरफ पंजाब में बाकायदा मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको शुरू कीजिए, टैक्स लगाएं और आम आदमी को रिलीफ दें। जो आपने वादे किए हैं उनकी तरफ जाते हुए नजर आए। हम भी इस बात को वॉच करेंगे कि अल्लाह करे कि वो पंजाब में, चूंकि वो ये बात पंजाब के लिए हो रही है कि उनके लोगों के लिए रिलीफ लाएं। जब हम KP पे बात करेंगे तो फिर हम उनके हवाले से करेंगे कि आप इकदाम कीजिए, बताइए, बढ़ के ना लगाएं, काम करें, आम आदमी को सुकून मिलता हुआ नजर आए, उसे रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार होगा, कारोबार चलेगा, बेहतरी आएगी। अगर यही कुछ रुकेगा तो मसला होगा। तो लोगों की ये तवक्को होगी कि माजी की सियासत को छोड़ के आने वाले पाकिस्तान के लिए नए अज़्म के साथ अगर आप कुछ कर सकती हैं मरियम नवाज, तो जरूर कीजिए, क्योंकि लोग चाहते हैं। आप एक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर नायब सदर हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी अपोजिशन में बैठी होगी, और ये मैं समझता हूं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पंजाब में बहुत अच्छा होगा। एक तकड़ी अपोजिशन हो जो मैदान छोड़ के ना भागे, वो हुकूमत के ऊपर बिल्कुल डंडा लेके खड़ी रहे कि जनाब इधर आप गलत करेंगे, इधर हम तनकीद करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए दोनों ने काम करना है। एक तरफ कितासिल होगा कि अगर आप गलत कर रहे हैं, दोनों को जायज मकाम मिलना चाहिए। जीत के आए हैं हुकूमत वाले भी, अपोजिशन वाले भी, तो अब रास्ता मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए कि आप उनसे राय लीजिए, जो ठीक करना है वो ठीक कीजिए। आपको लगता है कि चलें ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि टाइम बिल्कुल खत्म है, ब्रेक का कहा जा रहा है, इंशाल्लाह आगे फिर आपके साथ डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया अपनी माहिराना राय देने के लिए। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि मुमकिन तौर पर एक तरफ मरियम नवाज होंगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन होगी, तो एक सियासी दंगल हमें रोज कोई ना कोई पंजाब असेंबली में जब जब इजलास होगा देखने को मिलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हो पाकिस्तान। तो जनाब इस वक्त चूंकि हुकूमत साजी का अमल जारी व सारी है, तो लोग ये सोचने पर भी मजबूर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, जिसने उनके साथ इत्तेहाद किया था, क्या उन्हें मुस्तकबिल करीब में जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हें मिल जाएगी और जो दीगर अक़लियती कोटा होता है क्या वो भी उनको मिल जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है, तो इसके ऊपर कानूनी राय लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक अहम केस, एक अहम मामला जिस पर जस्टिस काजी फायज़ी साहब की खासी ट्रोलिंग की जा रही है, बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस पर भी एक माहिराना कानूनी राय लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये केस था क्या कि जिसको इस तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा है कि एक शख्स की जो जिंदगी है वो अब खतरे में है। और फिर जो ट्विटर यानी कि एक्स की बंदिश का मामला है, ये क्यों नहीं हल होने को आ रहा, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। इसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लॉ एक्सपर्ट मियां दाऊद। अच्छा चलें, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। जैसे मियां दाऊद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो उनसे सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो है वो इत्तेहाद किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की, तो क्या वाकई उन्हें मुस्तकबिल करीब में नशिस्तें मिल जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दाऊद, मुझे ये बताएगा ये जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में उन्हें मिलते हुए आपको नजर आ रही हैं या कानूनी पेचीदगियां कुछ भी रह जाएंगी बीच में? देखिए, इलेक्शन एक्ट का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और तहरीक-ए-इंसाफ को ये नशिस्तें जो है वो नहीं मिल सकती, लेकिन कानून में एक गुंजाइश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनकी जो प्रोसीजर था मखसूस नशिस्तों का, उसको देखने के बाद कि क्या ये मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई दरख्वास्त जमा करवाई थी या नहीं करवाई थी, उसके बाद कोई जायजा ले सकता है। क्योंकि इलेक्शन एक्ट में मखसूस नशिस्तें लेने के लिए जो प्रोसीजर लिखा गया है उसका एक लाजमी तकाजा ये है कि इलेक्शन लड़ने से पहले जो सियासी जमात होगी वो इलेक्शन एक्ट 104 के तहत वो जमा करवाएगी कि उनकी पार्टी जो है वो इतनी तादाद के अंदर कामयाब होने का इम्कान है और वो 10 या 15 जितनी भी वो मुनासिब समझते हो वो अपनी फहरिस्त जो है वो सही, मतलब आप ही कह रहे हैं कि कुछ आईनी तकाज़े हैं। नॉमिनेशंस नहीं, वो जब आपने इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाने होते हैं उस वक्त ये दरख्वास्त जो है वो जमा करवानी होती है। अच्छा, जो मुतहद्दा MWM के साथ तहरीक इंसाफ का जो है वो रास्ता जो है वो इख्तिताम को हुआ, वो भी इसी बुनियाद पे हुआ था कि MWM ने भी कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई हुई थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी कोई दरख्वास्त जो है वो जमा नहीं करवाई हुई। तो मैं नहीं समझता कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो PTI के बैक नशिस्तें देगा, क्योंकि अगर ऐसा दिया जाता है तो फिर मुस्तकबिल में ये प्रेसिडेंट जो है वो इस्तेमाल होगी। इसलिए अच्छा मियां दाऊद, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि इन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जी मियां दाऊद कंप्लीट कीजिएगा। एक्चुअली डिस्टॉर्शन बहुत है, डिस्कनेक्ट बहुत हो रही है, आपकी ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है, इसलिए मुझे लगा शायद आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं। मेरी राय के अंदर ये तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं ले सकेगी, क्योंकि फिर ये आगे से एक पेंडोरा बक्स खुल जाएगा कि कल को आजाद उम्मीदवार जीते, वो फिर एक डमी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके पार्लियामेंट की सियासत के ऊपर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं होता, जो कि आप बता रहे हैं कि आपकी कानूनी राय तो यही इस बात का तज्जिया देती है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलती, तो फिर इसका मतलब ये कि जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है और स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ बनने के लिए जा रही है, क्योंकि फिर जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं एक सीनियर रूलिंग पार्टी की हैसियत से, मतलब अगर ज्यादा ऐवान में इस वक्त उनकी नशिस्तें हैं, वजारत उस्मा का ओहदा भी उन्हें मिलने जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाएंगी और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर पीपल्स पार्टी आएगी और फिर ये इनको तीसरी जमात की भी जरूरत नहीं है, दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बना लेंगी। देखिए, हुकूमत की जो नंबर गेम है वो तो पार्लियामेंट में जब तमाम अरकान असेंबली की तादाद पूरी होगी उसके बाद इसके ऊपर कोई हतमी बात जो है वो की जा सकेगी। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात है वो मुस्लिम लीग नवाज है, उसको उसके अरकान असेंबली के हिसाब से
मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी है, फिर उसके बाद MQM है, फिर उसके बाद JUIF है और बाकी जो सियासी बातें हैं, तो ये मुमकिन है बिल्कुल, जैसे आप फरमा रही हैं कि जो दो जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत का इत्तेहाद जो है वो बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला क्या करता है, उसके बाद सियासी जमातें जो है वो अपना लाएमल बनाएंगी, क्योंकि मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तें ना दे तहरीक इंसाफ को, लेकिन जब वो अपील में जाएं हाई कोर्ट के अंदर तो हाई कोर्ट जो है वो उनको रिलीफ दे दे, तो फिर इस तरह एक बहरान पैदा होगा। तब तक जो है वो नशिस्तें तकसीम हो चुकी होंगी, हुकूमतें बन चुकी होंगी, उसके बाद फिर कोई और फ्रीक उठकर अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो फिर वहां से भी एक रिस्क जो है वो तलवार जो है वो लटकती रहेगी। तो इसलिए अभी जब तक तमाम अरकान असेंबली जो है वो अपने हलफ नहीं उठाते तब तक जो है इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं कही जा सकती है। क्यास जो है वो जरूर किया जा सकता है कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, उनको ही ज्यादातर मखसूस नशिस्तें जो है वो मिलेंगी। ठीक, अच्छा, एक अहम केस के हवाले से मुझे आपसे डिस्कशन करनी है। ये बताएगा कि अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हो जाए तो आपको लगता है कि इस्तीफे से ये बात जो है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा था कि साबिक जज मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई का जो अमल है वो रुक जाएगा, या फिर अदालतें जो हैं, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो अपना ये अमल जारी रखेगा उनके खिलाफ? नहीं, हमारा तो मैं तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ पहला कहा तमाम ठोस सबूत जो है वो अदालत में लेके गया था, और जब 10 जनवरी को जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दिया था, तो मैंने उस वक्त भी इस बात का मुतालबा किया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से कि अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए और जब वो बरतरफ होने लगे और वहां से भाग जाए, इस्तीफा दे दे, तो इस तरह से तो वो टेक्निकल तरीके से आइन के आर्टिकल के खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का एक फैसला था आफिया शहरबानो केस, वो आड़े आ रहा था, क्योंकि उस फैसले में यह कहा गया था कि रिटायर्ड और रिजाइंड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उसको फिर हुकूमत ने जो है वो अपील दायर की, इंट्रा कोर्ट अपील, जिसका 2 दिन पहले फैसला आया है। 5 रुकनी बेंच ने उस फैसले में यह असूल तय कर दिया है कि अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर देगी, उसके बाद अगर वो रिजाइन देता है तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई खत्म नहीं होगी, बल्कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार होगा। अगर वो दस्तयाब शवाहद की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई आगे चला सकती है तो फिर उसको चलानी चाहिए। तो मेरा ख्याल भी ये है और मेरा मुतालबा भी ये है कि सुप्रीम जुडिशियल, आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो जारी होनी चाहिए से करप्ट नासिर के खिलाफ, नो मैटर व्हाट के उनका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से है, रियासत के किस इदारे से है। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फातिसा साहब के हवाले से हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक अहम केस के ऊपर अपना फैसला दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खासा प्रोपेगेंडा भी क्रिएट किया गया और हमने देखा कि सिलसिले में गिरफ्तारी भी कल के रोज अमल में लाई गई है। आप यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं कि ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे? दूसरा, मैं जरा मियां दाऊद रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि ये जो केस है थोड़ा सा ये हमें समझाइएगा कि आखिर ये केस था कि और उसमें फैसला किस तरह से सामने आया। जो फैसला दिया गया है वो डेफिनेटली टेक्निकल ग्राउंड्स पर किया गया होगा। देखिए, कतई नजर इस फैसले से कि फैसला मुझे अच्छा लगता है या जरियाब राजपूत को अच्छा लगता है या किसी और को अच्छा लगता है, ये नहीं लगता। फैसले की बुनियाद के ऊपर एक ऐसी इश्तियाल पसंदी का माहौल बनाना जिससे किसी भी फरीक की जान जो है वो जा सके, या जज साहबान की जान एज होल एज इंस्टीट्यूशन जो है वो खतरे में पड़ सके, वो काबिल मुजम्मत है। उसकी पाकिस्तान के अंदर गुंजाइश ही नहीं है। फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आपको भी होंगे, मुझे भी होंगे, लेकिन उस फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने की बजाय ये प्रोपेगेट करना शुरू कर देना और लोगों को इस तरह से इश्तियाल दिलवाना कि लोग जो है पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर दें, ये किसी भी तौर के ऊपर काबिल कबूल नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, उसकी मुजम्मत की जानी चाहिए। फैसलों आप कह रहे हैं कि फैसले की मजम्मत की जाए, कानूनी रास्ता अपनाया जाए, बजाय इसके कि लोग जो हैं वो उस पर प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, ये कह रहे हैं आप मियां दाऊद?
जी बिल्कुल ऐसे ही मुमकिन है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा का फैसला जो है वो दुरुस्त ना हो, और मुमकिन है कि वो दुरुस्त हो भी, लेकिन उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, नजरसानी दायर की जा सकती है, शरीयत कोर्ट से रजू किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ के हामी लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, जाली खबरों की बुनियाद के ऊपर, जाली पोस्टों की बुनियाद के ऊपर इश्तियाल अंगेजी पैदा की कि पाकिस्तान के अंदर कल परसों तक ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा रूनमा होने जा रहा है। ये काबिल मुजम्मत है और इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अब इस बात से बाहर निकल जाना चाहिए कि जाली खबर अगर किसी बड़े सहाफी ने दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। जाली खबरें देने वाले सहाफियों के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे तो आजादी सहाफत खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि आजादी सहाफत मजीद मजबूत होगी। आप सच्ची खबर दें, लेकिन मियां दाऊद, आपने इस मामले पर तो कह दिया कि आजादी सहाफत मजबूत होगी बजाय इसके कि वो कमजोर होगी। एक और भी तो मामला है, वहां पे सिर्फ आजादी सहाफत नहीं, पूरे पाकिस्तान की आजादाना राय का मामला है। मैं एक्स की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर के हवाले से। मुझे ये बताइएगा, इस पर तो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है वो हुक्म आ चुका है कि पीटीए जो है वो फौरी तौर पर इसको बहाल करे। क्या वजह है अभी तक ट्विटर को खोला नहीं जा रहा, लोग एक्स यूज नहीं कर पा रहे? देखिए, सोशल मीडिया की बहाली के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के फैसले का खैर मुकद्दम किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आजादी इज़हार राय को पाकिस्तान के अंदर मादरपिता तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है वो काबिल मुजम्मत है। अदालतों को या हुकूमत को या रियासत को मुदाखलत कब करनी पड़ती है? जब मैं और आप कानून से तजावुज करते हैं। आइन के अंदर भी जो आजादी इज़हार राय है वो हमारी कानून के ताबे है। मैं और आप इज़हार राय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर और आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर गाली नहीं निकाल सकते, डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैला सकते। जब आप ये करेंगे तो फिर उसके ऊपर कानून जो है वो हरकत में आएगा। और इसी तरीके से रियासत ने भी जिस तरीके, ठीक है मियां दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो पैगाम रसानी का एक जरिया जरूर है, लेकिन उसको अगर मुहतात तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो रियासत के लिए भी बेहतर होगा, और हम एक मजहबी जो मुआशरा है हमारा उसके लिए भी एक बहुत एक अच्छा रुझान हमें नजर आएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और आम इंतखाबात का मरहला तो मुकम्मल हुआ, नताइज भी सामने आ गए और अब एक अलग सी फेस्टिविटी जो है वो इस वक्त मुल्क भर में जारी है। आगाज हुआ है पंजाब असम्बली से और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब असम्बली पहुंच चुकी हैं और उनके हमरा पार्टी के दीगर जो सीनियर अरकान हैं और अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ अपोजिशन रहनुमाओं के आने का सिलसिला भी जारी है। मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना है जिसकी सदारत खुद मरीम नवाज साहिबा करेंगी और साथ ही साथ ये कि असम्बली इजलास में भी वो शिरकत करेंगी। लेकिन बहरहाल अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक मरीम नवाज की जेर सदारत इस वक्त नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। जो फुटेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कि दीगर सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो भी पंजाब असम्बली में आना शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा ने भी न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू की, अपनी आरा का इजहार किया। और हम ये भी देख रहे हैं कि मरीम औरंगजेब साहिबा और उनकी जो वालदा हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और साथ ही साथ अतातारर साहब जो हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि परवेज रशीद साहब भी इस वक्त पंजाब असम्बली के ही ऐवान में मौजूद हैं और यहाँ पर जो दीगर रहनुमा हैं उन्हें भी आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो ताहिरा औरंगजेब साहिबा जो हैं वो भी हमें यहाँ पर फुटेज में नजर आई और वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी। एक अलग ही मुस्कुराहट है, एक इत्मीनान जो है वो अरकान असम्बली की चेहरों पर हमें नजर आ रहा है और होना भी चाहिए। हुकूमत साजी का ये नया मरहला है। हम तो बहसीत पाकिस्तानी दुआ को हैं पाकिस्तान के लिए और पंजाब के लिए भी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और जरा PSL सीजन 9 के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिसके मुकाबले तो धुआंधार जारी है ही, लेकिन अभी से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी पास ऑन हो रही हैं कि जो कि
क्वेश्चन मार्क हैं। पहले तो सब लोग बाबर आजम को ही आड़े हाथों लिया करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो कौमी क्रिकेट टीम का कप्तान बनेगा उसको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा कि साबिक क्रिकेटर अजहर अली ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी की जो कैप्टनसी है उसको क्वेश्चन मार्क किया है PSL सीजन 9 में एज लाहौर कलंदर। उन्होंने कहा कि राशिद खान के ना होने से शाहीन शाह आफरीदी कितनी काबिलियत रखते हैं ये दुनिया को पता चल चुका है। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच अवैस फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो कल का मैच गुजरा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक बार फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो चारों शाने चित किया। इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है? बड़ी फेवरेट करार दी जा रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन क्या हुआ फिर? जी अस्सलाम वालेकुम। अगर बात करें कल के मैच की, तो आपको पता है कि जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करती हुई आ रही है, थोड़े सीजन पहले चले जाए आपको पता मुश्किलात थी उनकी, क्योंकि एक तो स्क्वाड उनका बीच में टूटता था क्योंकि प्लेयर्स अनअवेलेबल बहुत ज़्यादा रहते थे, कुछ मैचेस के लिए आते थे, फिर उनको स्क्वाड बीच में तोड़ना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी नजर आती। फिर कप्तानी का बहुत बड़ा एक इशू था। सरफराज अहमद को इस दफ़ा जब हटाया गया कप्तानी से, तनकीद भी हुई, बहुत से लोगों ने उसको अपना पॉजिटिविटी में लिया कि यार बहुत ज़्यादा सीजन्स कोयटा ग्लैडिएटर्स इनके साथ चलिए तो एटलीस्ट एक नया मूव अच्छा रहेगा यहाँ पर। अगर पिछले सारे सीजन्स की बात करें, सबसे बड़ा जो इशू कोयटा ग्लैडिएटर्स का था वो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट था। ओपनिंग डिपार्टमेंट इनका परफॉर्म नहीं कर पा रहा था सच, जो मसले आते थे बीच में, लेकिन जिस तरीके से जेसन रॉय फायर पावर यहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद साउथ शकील कल जरूर नहीं चले, लेकिन आप बात करें रायली रूजफ की बात करें, आप बात करें अपना रुदरफोर्ड की बात करें, तो एक बड़ा कॉम्पैक्ट स्क्वाड आपको यहाँ नजर आता है। अनफॉर्चुनेट है कल नाफे परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा इधर मैं एड ऑन भी जरियाब करना चाहूंगा कि हमारे अनफॉर्चुनेट है कि एक लड़का एक इनिंग्स में परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग AB डिविलियर्स के साथ मिलाने लग पड़ते हैं, हम वेवन रिचर्ड के साथ मिलाने लग पड़ते हैं। तो यार थोड़ा तहम्मुल रखा करें, क्योंकि एक इनिंग्स में आप किसी को जज नहीं कर सकते। एक इंटरनेशनल लेवल एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वहाँ एनालिस्ट बैठे होते हैं, टीम्स आपको रीड करती हैं, इतना आसान नहीं होता किसी बैट्समैन के लिए कि बैक टू बैक परफॉर्म करे, तो आपको क्रंच सिचुएशन से निकलना पड़ता है। वैरस इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो इस वक्त तक सबसे बड़ा जो बड़ा मसला मुझे नजर आ रहा है वो आपका मिडल ऑर्डर है, क्योंकि अगर शादाब खान की आप बात करें, शादाब खान ऊपर आते हैं बैटिंग ऑर्डर के अंदर, कभी वो नीचे चले जाते हैं बैटिंग के अंदर। जो आजम खान वाला फैक्टर है अभी तक वो क्लिक नहीं कर पा रहा। जॉर्डन कॉक्स की बात करें, पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनका जो मिडल ऑर्डर है स्टिल मैं कहता हूँ स्टेबल नहीं हो पा रहा। जो एक लंबी इनिंग्स आपको चाहिए, जो कि एक प्लेटफॉर्म आपको मिला होता है। कल भी शादाब ने कहा कि हम 15-20 रन शॉर्ट थे, लिटरली नजर आया कि आप 15-20 रन शॉर्ट थे कल, लेकिन जिस तरीके से कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दुर्गत बनाई है इनकी, इस्लामाबाद एक बड़ी तगड़ी साइड है, इतनी जल्दी अपना लेट डाउन तो नहीं होगी, लेकिन कोयटा इस वक्त बड़ी सुपर फॉर्म में चल रही है। लेकिन एक अच्छी बात जो कल मुझे लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो था बॉलिंग चेंज। आपने अंडर 19 पेस बैटरी को देख के आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर, लेकिन कल जो आपने चेंज किया, आप हुनैन को बीच में लेके आए, क्योंकि वो फास्ट बॉलर है जिसने लॉन्गर फॉर्मेट ज्यादा खेला, उसको पता है कि मैंने ब्रेक थ्रूज कैसे लेने हैं, वो खाली वो शॉर्टर फॉर्मेट्स पे कंसंट्रेट नहीं करता। कल आपको नजर भी आ रहा था जिस तरीके से, फिर रोमान रेस को बीच में लेके आपने वो भी कल देखा कि रोमान रेस एक सीनियर बॉलर तो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट इंजरी का शिकार हुए, लेकिन उनका भी आना एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस्लामाबाद के लिए। तो टूर्नामेंट अभी स्टार्ट है, फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा, वैसे वाकई में ओवैस देखिए टूर्नामेंट अभी स्टार्ट है, लेकिन इसके स्टार्ट होते ही हम देख रहे हैं कि लोगों की तनकीद जो है वो बहुत ज्यादा मंजरे आम पर आ रही है। जिस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा था उस वक्त भी हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने इस हद तक तनकीद की कि हम ये कह रहे थे कि ये तो बाबर आजम का मुस्तकबिल दांव पर लगा देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि आगे चलकर वो लोग पीसीबी का हिस्सा तो बने, लेकिन आज वो खुद पीसीबी का हिस्सा नहीं रहे। मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर अजहर अली जो हैं वो शाहीन आफरीदी को बड़े आले हाथों ले रहे हैं। दूसरी तरफ अब्दुल रजाक साहब हैं, वो बाबर आजम की कप्तानी पर खुलकर गरजते बरसते हमें नजर आ रहे हैं। तो ये आप सीनियर्स की इस तरह के प्लेयर्स के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? एक कैप्टन थे, एक अभी कैप्टन है, तो आपको लगता है कि ये तनकीद दुरुस्त हो रही है या फिर तनकीद कुछ जरूरत से ज्यादा ही की जा रही है? देखिए, अगर वर्ल्ड कप में भी आपको याद हो जरिए, तो हमारे कम से कम कोई 15-16 तो एक्स कैप्टन मिला के सारे बैठे हुए थे टीवी के ऊपर, हमारे लेजेंड्स बैठे हुए थे जो हमारे बड़े जो गुजरे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात फिर वही होता है, क्योंकि बात फिर आ जाती है जी आप तो पाकिस्तान नहीं खेला, आप कौन सा टेस्ट मैच खेलो जो आप बैठ के अपना इतनी ज्यादा तनकीद करते हो टीवी के ऊपर। लेकिन मैं खुद इस चीज पे हैरान होता हूँ कि यार आप अपनी जगह अपने आप को रख के देखो, तो आपकी अगर मैं परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक देखूं तो आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, वैसे एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तनकीद होनी चाहिए लेकिन कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए ना यार। यही मसला हमारा वर्ल्ड कप में भी रहा था। आपको याद हो कि वर्ल्ड कप में भी हमने आड़े हाथों अपनी टीम को लिया, हमने डाउट्स पैदा किए प्लेयर्स के दिमाग में, हमने पता नहीं क्या क्या मामला, तो एक कॉल्स ली कोई
आपकी टीम वैसे ही मुश्किलात से जा रही थी और फिर उनके दिमाग में ये बातें जब चलती हैं तो वो चीज़ें आपकी होती हैं। मैं कोई हारिस रऊफ का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं, लेकिन हारिस रऊफ की चले मैं बात आपसे कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला मामला हो, अपनी जगह सारा कुछ। जब इतना कुछ चल रहा हो ना तो बॉलर अपना वो कॉन्सेंट्रेट प्लेयर कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, प्रेशर बहुत चल रहा होता है, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। बाबर आजम की बात करें, हमेशा एक बात की जाती है, जो एक बड़ा बैट्समैन, बड़ा बॉलर है, वो अपने बॉल और अपने बैट से जवाब देता है। बाबर आजम ने 10,000 रन कंप्लीट किए, आपके सामने की बात है। पेशावर ज़ल्मी में अगर मैं उठा के देखूं तो मुझे बताया ना, बाबर आजम के अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म करके दे रहा है उनको। बहुत तगड़ी साइड है अपना, उनके पास अपना बहुत, मिडिल ऑर्डर में भी बात करें तो बहुत मवाद उनके पास है। लेकिन भाई साफ सी बात है, पता लग रहा है बाबर के अलावा कोई उनके पास कैडमोर है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी वो रिलाई करते हैं, वो भी दिखा नहीं पा रहे अपनी परफॉर्मेंस। यहाँ पर बॉलिंग यूनिट के अंदर आप बात करें तो उनको बॉलिंग यूनिट में जब वो वेस्ट इंडियन जो फास्ट बॉलर हैं वो ज्वाइन करेंगे सेकंड लेग में, तो थोड़ी तगड़ी उनकी बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी, तो वो भी फैक्टर आपको मिसिंग नजर वहां पर बाबर आजम का आता है। तो जो उनकी टीम की बात कर रहा हूँ, तो हर चीज में आप शाहीन की बात करूं, बाबर की बात करूं, यार तनकीद करना बड़ा आसान होता है। फिर मैं कहता हूं जब इस विकेट के ऊपर आप खुद खेल रहे हो तो फिर समझ आती है, जज होता है कि भाई कितने पानी में बंद है। हमारे एक अलमी है अनफॉर्चुनेट, क्रिकेटर अगर करे तो मुझे समझ में आती है, बेशक वो फर्स्ट क्लास खेला हो, बेशक वो पाकिस्तान नेशनल खेला हो, यार एटलीस्ट उसको समझ है, या कोच रहा हो उसको समझ है क्रिकेट की, वो बात करे समझ में आती है। हमारे यहाँ पर ये बड़ा एक मसला है, हमारे चैनल्स के ऊपर जुमा 8 दिन नहीं होते उनको क्रिकेट खेले, बिल्कुल ऐसे ही है, और आप उनको आड़े हाथों ले रहे होते। क्योंकि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, पहले आपकी तनकीद ने बाबर आजम की कैप्टनसी को दांव पर लगा दिया, अब आप इस हद तक तनकीद में आगे बढ़ गए हैं कि आप शाहीन शाह अफरीदी को क्वेश्चन मार्क करें। फिर मुझे भी बता दें और आपको भी बता दें, कौम को भी बता दें कि हमारे पास ऑप्शंस क्या बची हैं पीछे, किसको लेकर आगे आना चाह रहे हैं। एक तो ये समझ नहीं आती है। दूसरा मुझे ये बताएगा, कोई कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी थोड़े से एनालिसिस के साथ, कि जो आज मैच होने जा रहा है PSL सीजन 9 का, अब तक की नाकाबिल शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। डेफिनेटली लोगों के तो मुल्तान सुल्तान फेवरेट है ही, क्योंकि अभी तक नाकाबिल शिकस्त रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मोमेंटम इस वक्त दोनों टीमों का क्या है, और जो ग्राउंड और पिच आप देख रहे हैं, स्लो पिच है या फिर बैटिंग पिच है, क्या है कि किसको एज मिल सकता है अगर टॉस जीतकर कोई टीम फील्डिंग का या बैटिंग का फैसला करती है? तो मुल्तान की अगर बात करें तो आपको पता है मुल्तान एक बड़ा हंटिंग ग्राउंड अच्छा रहा उनका, पिछले सीजन में भी आपने देखा होगा। लेकिन जरियाब जब मुल्तान से निकली थी तो एकदम उनका डाउनफॉल आया था, तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी कि मुल्तान के बाद जाके मुल्तान सुल्तान किस तरीके से कॉप अप करती है। लेकिन एक बड़ा तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आता है। वैरस अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, पेशावर आपको पता है पिछला मैच भी हारे हुए हैं, तो उन पे वो प्रेशर सिचुएशन तो इस वक्त चल रही है कि हम लोगों ने मैच जो उनसे जीतना है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, लेकिन उनकी जो बैटिंग है पेशावर की उसको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आप वही पाकिस्तान वाली जो रासलीला, या फिर मैं कहूँगा खाली बाबर नहीं है, दिमाग से निकालो, बाबर आजम नहीं है, खाली एक टीम यूनिट चाहिए। जब तक आप टीम यूनिट बन के नहीं खेलोगे तो आपको ये मसले आएंगे जो आपको नजर आते हुए आए हैं। साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हारिस के ऊपर आपको पता है बहुत ज्यादा बात हुई थी, हम भी करते थे कि यार एक इतना तगड़ा स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन आपने बाहर कर दिया उसको अपना, जब रिसेंटली टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर, तो आप एक क्या बेंचमार्क जो सा सेट कर रहे हो। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आप देखें 2 मैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, बहुत ज्यादा लोग उस पर रिलाई करते हैं, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर कैडमोरे की बात करें, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पेशावर के पास पूरा फायर पावर तो है, लेकिन आज का मैच इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मुल्तान सुल्तान फेवरेट्स होगी, लेकिन एक हमेशा बात होती है जो टीम विनिंग ट्रैक की पटरी पे होती है ना, तो उसका थोड़ा सा एक नेचुरल चीज है, फिनोमेना, वो सोचना थोड़ा सा बंद करती है, क्योंकि उसको पता है विनिंग ट्रैक पे हो तो बस ठीक है, चीजें चल रही हैं। वैरस अगर जो टीम हारी होती है वो वापस जाती है, वो ज्यादा वर्किंग करके अभी होती है, वर्किंग करती है इस पे। ठीक है। और दूसरा ये कि आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो फेवरेट्स रही हैं आगे चलकर वो कौन से? चले, मुझे कहा जा रहा है कि टाइम बहुत कम है। थैंक यू सो मच ओवैस फॉर जॉइनिंग अस, और लेट्स सी कि आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मैच है उसमें कौन सी टीम जीती है। बहरहाल इससे पहले हम आपको अपडेट कर रहे थे पंजाब असेंबली से रिलेटेड, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, और इस वक्त अरकान असम्बली में जो है वो इजलास भी जा रही है पार्लिमानी पार्टी का, मरीम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत। तो मीनवाइल हम ये भी देख रहे हैं कि वो लोग जो बाहर मौजूद हैं वो प्ले कार्ड्स लेकर पहुंचे हैं, जिसपे मियां नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है वो भी उसके ऊपर प्रिंट की हुई है, और कुछ नारे हैं वो उस पर दर्ज हैं। तो सिचुएशन क्या है पंजाब असम्बली के एतराफ में, जरा वो जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वकास गौरी वहां पर मौजूद है। वकास, कैसा माहौल है, कैसी फेस्टिविटी है वहां पर इस वक्त?
जी बिल्कुल, आज बड़ा अहम दिन है पंजाब की सियासत में। पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो अब से कुछ देर पहले पंजाब असम्बली पहुंच चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है उसकी क़यादत इस वक्त जो है मरियम नवाज़ कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो हैं वो भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में जो है वो पंजाब असम्बली के जो अभी इजलास सेशन होना है उस वाले से हिकमत अमली तय की जा रही है। इसके अलावा मुशावरत की जा रही है। मरियम नवाज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगी। आज बताया जा रहा है कि अरकान असम्बली जो हैं सूबाई असम्बली वो अपने सीटों का हलफ उठाएंगे, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो कल किया जाएगा और उसके बाद जो है नामजद वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगी। तो आज गहमा गहमी है। अगर बात की जाए अरकान असम्बली की तो नून लीगी कारकुनान तो खुश हैं ही। उनका कहना है कि मरियम नवाज़ पंजाब के लिए गुड लक साबित होंगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के और आज़ाद अरकान जो हैं हिमायत याफ्ता वो जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई अरकान से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अच्छा ये बताइए कि वकास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाब के हवाले से बात करूं तो किन किन खास शख्सियात को भी आपने गुजरते हुए देखा या असेंबली के अंदर जाते हुए देखा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने तो इस मरतबा इंतखाबात में जो एक आज़ाद उम्मीदवार थे, कुछ जो फिर ऐसे नए चेहरों को मौका दिया है। लेकिन ये इस तरह की जो आज़ाद ख़वातीन हैं जिन्होंने कई अहम शख्सियात को हराया, जैसे हाशिम जमां बख्त को हराने वाली खातून जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी चीदा जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी ये कहना तो मैं आपको नहीं बता सकूँगा कि कौन कौन यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन वो अपनी जो नुमाइंदगी है उसका इजहार यकीनन कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो हिना परवेज भट्ट, उस्मा बुखारी, उस्मा जाहिद बुखारी, अताउल्लाह तारड़, सैयद मलिक अहमद खान, ये सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नून लीग जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, उसके अरकान मौजूद हैं। अच्छा, फिर ये बताइए कि क्या मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं? उनके हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं? क्योंकि पीटीआई की तरफ से अगर देखा जाए तो वो जो है पंजाब असम्बली के वज़ीर आला के तौर पर नामजद किए गए थे, क्या वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं या उनके आने के बारे में कोई इत्तलात मौसूल हुई हो? जी अभी तक जो है मैं यहाँ से सुबह से मौजूद हूँ तो मैं उनको मैंने उन्हें देखा कि अभी वो पंजाब असम्बली में पहुँचे हों। ताहम पीटीआई के जो ज़राए हैं उनका कहना है कि वो पंजाब असम्बली के इजलास में अपनी भरपूर नुमाइंदगी का इजहार ज़रूर करेंगे और जो जमहूरी रिवायत है उसके मुताबिक चलेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस्मा जाहिद बुखारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अपोजिशन के अरकान को मुतनब्बे भी किया। उनका कहना था कि जमहूरी तरीके से इजलास की कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाई जाए और हम पंजाब असम्बली को अखाड़ा नहीं बनने देंगे, ना ही किसी ऐसी सियासत का शिकार होने देंगे और ना ही पंजाब असम्बली की कार्रवाई को हम किसी को ये मौका देंगे कि वो इस कार्रवाई को मुतासिर करे या इसमें रुकावट डाले। अच्छा, तो अगर उस्मा जाहिद बुखारी साहबा ये कह रही हैं तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं से उनको स्मेल आ रही है कि समथिंग इज कुकिंग। हाँ, तो आपको भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ना कोई जो है वो थोड़ी सी बदमज़गी सामने आ सकती है या कोई ना कोई प्रोटेस्ट सामने आ सकता है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करेंगे? क्या लग रहा है आपको? खबर क्या बता रही है, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? देखें, जो ज़राए हैं वो आपने देखा कि आम इंतखाबात के बाद 8 फरवरी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी सियासत का मूड तो बनाया हुआ है। तो ये और वो दूसरा जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो पीटीआई की जो माजी है उसको नज़र रखते हुए ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल आराम से ये इजलास जो है वो नहीं होने देंगे। यकीनन वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। शायद इसलिए जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो मुसलसल जो है वो ये इंतबाह भी कर रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं कि जो इजलास है पंजाब असम्बली का उसको पुरअमन तरीके से उसकी कार्रवाई होने दी जाए, लेकिन इसके इम्कानात जो हैं वो काफ़ी कम ही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आईपीपी से आप देख रहे हैं कि ताल्लुक रखने वाले कुछ शख्सियात यहाँ पर पहुंची हूँ, और दूसरा ये भी कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने पंजाब असम्बली की कुछ नशिस्तें जीती हैं वो आपको यहाँ पर नजर आए हों अब तक?
आज बिल्कुल IPP और पीपल्स पार्टी के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इजलास का जो वक्त था वो 10 बजे था, लेकिन अभी तक पंजाब असम्बली का इजलास शुरू नहीं हो सका। तो अरकान जो है वो भी आराम आराम से आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली का ये पुराना कल्चर आया कि इजलास जो है वो बर वक्त शुरू नहीं होता। तो आज भी वो पुरानी जो रिवायत है पंजाब असम्बली की वही बरकरार है। अभी 10 जो है उससे 20 मिनट ऊपर वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक घंटियां भी नहीं बजी और अभी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है और उसमें आज़ाद अरकान भी शरीक हैं और उसमें जो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। सही। और मुझे ये बताइएगा कि नंबर गेम आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कितनी अक्सरियत के साथ पंजाब असम्बली के अवाम में मौजूद है? और मीनवाइल मैं आपसे सिक्योरिटी सूरत हाल भी जानना चाह रही थी कि सिक्योरिटी आप इर्द गिर्द के तरफ में क्या देख रहे हैं? जी, नंबर गेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 200 का जो हदफ है वो तकरीबन क्रॉस कर चुकी है। 137 अरकान सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के थे, जिसमें 22 जो हैं वो आज़ाद शामिल हुए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून को 36 जो हैं वो ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं वो मिली हैं, 5 अक़लियतों की जो है नशिस्तें वो मिली हैं। तो 200 का जो हदफ है उसके करीब करीब है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से कोई ऐसी रुकावट जो है वो बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रही। नामज़द वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज़, उनके वज़ीर आला बनने में नंबरों की कोई रुकावट नहीं। वो अपने जो अददी बर्तरी हैं उसको भी शो करवा चुके हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पंजाब असम्बली के इतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, रास्तों को रास्तों में रुकावटें भी खड़ी की गई हैं और लोगों को तलाशी के बाद अंदर आने दिया जा रहा है। मीडिया के लिए यहाँ पर खुसूसी कार्ड जो हैं वो जारी किए गए थे, जिनको देखकर ही मीडिया के नुमाइंदगान को भी पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा है कि नून लीग का हमेशा से खासा रहा है, जब भी इस किस्म का कोई इवेंट हो रहा होता है या तो कोई जोहराना दिया जाता है या तो फिर किसी इशाए का एहतमाम किया जाता है, कोई लंच फेस्टिविटी या डिनर फेस्टिविटी ये इस इजलास के बाद या फिर यूं कह लीजिए कि आज की प्रॉपर कार्रवाई के बाद क्या चल रहा है, शेड्यूल किया है आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से? आज बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुस्लिम लीग नून का ये एक रिवायत रही है कि वो अपने अरकान असम्बली की जो है वो खिदमत भी साथ साथ तवाज़ो भी करती है। तो ये तवाज़ो जो है वो एक रोज़ कबल जाती उमरा में कर दी गई थी। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उमरा में बुलाया गया था, वहाँ पर जोराने का खुसूसी इंतजाम किया गया था। अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी जो है अरकान यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी बज़ाहिर उनके खाने पीने पर उनकी तवज्जो मरकूज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि मरियम नवाज़ के पहुंचते ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है इनको देखते हुए कि उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून का रिवायती एक खाना है उसका भी बंदोबस्त इन्होंने कर रखा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा वकास, हमने देखा है कि जो मीडिया स्ट्रेटजी है उसका फुकदान हमें मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा हद तक नजर आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से देखा जाए तो उनकी एक बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी पार्टी की खातून लीडर जो है वो पंजाब की वजारत आला का कलमदान संभालने जा रही हैं। तो ऐसे में मैं बीइंग जर्नलिस्ट यही कहूँगी कि हमारी भी कोशिश होगी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो खवातीन जर्नलिस्ट के साथ भी अपना इंटरेक्शन रखें और मीडिया के दीगर लोगों के साथ भी अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं। तो कोई स्ट्रेटजी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नजर आ रही है कि मुस्तकबिल में जब भी वो वजारत आला का कलमदान संभालती हैं तो वो जर्नलिस्ट के साथ भी वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन रखेंगी, कोई ना कोई अपना जो विजन है वो उनके साथ डिस्कस करेंगी, शेयर करेंगी? कि मरियम नवाज़ को बतौर वज़ीर आला जो है वो मीडिया के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं उन्होंने कुछ ऐसी रिवायात भी कायम की हैं कि वो मीडिया के साथ इंतहाई फ्रेंडली थे। और जिस तरह उन्होंने एक तूफ़ानी दौरों का सिलसिला शुरू किया था और हर जगह पर मीडिया भी इन्वाइट होता था, इसके अलावा मीडिया के साथ वो कोऑर्डिनेशन और मुलाकातें भी करते रहे हैं। और उससे पहले जो अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की तो वो उनके वज़रा और उनके जो वज़राए आला हैं वो भी मीडिया के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को भी जो है अगर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब जब हलफ उठा लेती हैं और इनके जो सूबाई काबीना है वो भी तश्कील पा जाती है, तो इन्हें भी बादल खासा जो है वो मीडिया के साथ अच्छे रवाबित जो हैं या मुलाकातें या कोऑर्डिनेशन आप उसको कह लें वो उनको ज़रूर कायम रखनी पड़ेगी। क्योंकि इसके बगैर जो है हमने हालिया इंतखाबात में देखा कि मरियम औरंगज़ेब
औरंगजेब ने बड़ा शिकवा किया कि मीडिया ने जो रिजल्ट हैं वो दुरुस्त नहीं दिए, 5-10% जो है वो रिजल्ट आने पर ही उन्होंने जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन अवाम को पास की। तो मैंने उनसे मरियम औरंगजेब से भी ये सवाल उठाया था कि इलेक्शन सेल जो है वो मॉडल टाउन में कायम किया गया था, लेकिन उसकी रसाई मीडिया को नहीं दी गई, जिसका नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ा। तो ये मुस्लिम लीग नून का अगर आप देखें तो ये मीडिया से थोड़ा फासला ही रखते हैं, लेकिन ठीक है, ये फासला जो है इसको तय करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वरना उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बरकरार रहेंगे मीडिया से, और ये एक अच्छी तजवीज़ है। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मोर देन वेलकम, क्योंकि सहाफ़ी बिरादरी के साथ ये कम्युनिकेशन गैप जो है इसका खत्म होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप वाकई एक अच्छे विजन के साथ आ रही हैं तो इसका जो मैसेज है वो लोगों तक कन्वे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच वकास हमें अपडेट करने के लिए। मीनवाइल कोई नई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह जरूर आपको तकलीफ देंगे। छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, बात करेंगे हम पुदीने के हवाले से कि जिसकी हरियाली आंखों को जितनी भरी लगती है उसकी तेज खुशबू भी मुस्बत असर मुरतब करती है, और इसका इस्तेमाल आपके जिस्म पर हैरत अंगेज मुस्बत असरात पैदा करता है। तो पुदीने का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर खानों में हम देखते हैं कि खास तौर पर लज्जत जो है पकवानों में वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी रह जाती है। तो इसके फवायद आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि खानों में ही नहीं आपकी सेहत को मजीद बेहतर बनाने में और खांसी नज़ले जुकाम में भी पुदीना या गले को साफ करने में ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर फैक्टर्स मौजूद होते हैं। तो पुदीने में मेंथॉल पाया जाता है जो कि सांस की नाली को बड़ा ही सुकून, बड़ा ही पीस जो है वो प्रोवाइड करता है, और हम ये देखते हैं कि खांसी और सर्दी से निपटने के लिए भी जो पुदीना है वो बड़ा ही एक अच्छा जो है वो सोर्स है। और अगर पुदीने का कहवा बनाकर पिए तो उससे आपकी जो सांस की नाली है वो भी जरा साफ होती है, क्योंकि पुदीने के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल खासियत होती है जो कि जिल्द पर, आपकी स्किन पर जो महासे हैं, झाइयां हैं, इनके खिलाफ, जरासीम के खिलाफ काम करने में बड़ा मदद जो है वो देती है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी जब अपनी कुछ फॉर्मूला क्रीम बनाते हैं तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि पिगमेंटेशन के लिए पुदीने को या इसके फैक्टर्स को जरूर ऐड ऑन करते हैं। पुराने वक्तों में लोग मतली या फिर कै की शिकायत को दूर करने के लिए भी पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे, और आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पुदीने का इस्तेमाल बताते हैं कि अगर आप सफर में हैं तो पुदीना या लीमू अपने साथ रखें। फिर अगर आप किसी भी किस्म के तनाव से दो चार हैं तो भी पुदीने के पत्तों से जो बनी चाय है इसका इंतखाब बेहतरीन होगा। वैसे वाकई चाय के अंदर अगर आप पुदीने की 1 या 2 पत्तियां डाल दें तो यकीन कीजिए कि इसके इस्तेमाल से आप जिस्मानी और ज़हनी दोनों तनाव को कम कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं चाय से मुराद कहवे का जिक्र कर रही हूँ, ये अपने दूध वाली चाय के अंदर पुदीना नहीं डाल देना। वैसे एक बात बताऊं, उसके अंदर भी अगर आप बिल्कुल लास्ट में 1 पत्ता डाल देंगे ना, उसको थोड़ा सा रख देंगे ऊपर किसी प्लेट से ढक देंगे तो भी बड़ा ही इफेक्टिव होता है। और जो पुदीने के पत्ते हैं वो गैस को दूर करने में बड़ा ही मददगार साबित होते हैं। वो जो हमें हो जाती है ना कि खाना हजम नहीं हो रहा, बड़ी बदहजमी हो जाती है, तो ऐसे में जो पुदीने के पत्तों का पानी है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर कुछ लोग वो भी होते हैं कि जिनका मैदा बड़ा खराब रहता है, और यही वजह होती है कि मैदे की गर्मी जो है वो उनके जॉस तक आ जाती है, उनके मुंह तक आ जाती है। तो ऐसे में अगर आप पुदीने के पानी, मतलब पुदीने को अगर आपने रात को डिप करके रख दिया है या 2 घंटे के लिए आपने डिप करके रख दिया और उसके बाद आप उसको नेचुरली बेसिस पर माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो जो है बड़ा अच्छा होता है। और उससे जो आपकी दांतों के दरमियान या गम्स के दरमियान जो बदबू है वो भी खत्म हो जाती है, और जो आपको थोड़ी सी एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, वो भी खत्म हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो घरों में पुदीना भी जो है वो उगाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरी सास भी उगाती हैं। और दूसरा ये कि हम लोग भी घर का टूटा हुआ पुदीना जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक अच्छी और एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है कि अगर आप घर में गार्डनिंग करते हैं और ऐसे घर की खवातीन को थोड़ा सा मौका मिल जाता है तो ये गमले में भी बासानी लग जाता है। किचन गार्डनिंग के तौर पर भी एक बड़ा अच्छा सा आप लोगों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो अपनी भी जो है इसकी जो खुशबू है वो भी आपके किचन गार्डन को या आपके लॉन को या फिर अपने कहीं पर घर के आसपास ही कोई छोटा सा गमला रखा हुआ है तो उससे जो है ना एक अलग सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखती है, जिससे बड़ा रिफ्रेशिंग
सा एहसास आप लोगों को मिल रहा होता है। तो पुदीने के इतने फायदे जितने मैंने आपको बता दिए शायद ही कभी किसी ने आपको बताया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग कहेंगे क्या जरा आपने आज ना क्या कहते हैं अमूरे खानादारी खोल के रख दी है, क्योंकि अब मैं लीमू के बारे में बात करने लगी हूं। तो ये सलाद नहीं बना रहे हम लोग लीमू पत्ते पानी के साथ। लीमू के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पुराने कैबिनेट का जो ड्रॉ है उसके पिछले हिस्से से मिलने वाला 285 साल पुराना जो लीमू है उसको नीलाम घर में लाया गया है और एक खानदान उसको वहां पर लेकर आया है। और उनका ये बताना है कि श्रोपशायर में ब्रिटल्स नामी नीलामी करने वाली जो इंतजामिया है वो ये कहती है कि काबीना को नीलाम घर में एक खानदान लेकर आया था और फिर ये कहा गया कि इसका ताल्लुक जो है वो एक फौजशुदा चच्चा से था। जब एक दराज के पिछले हिस्से में उन्होंने देखा कि ये जो लीमू है वो दरियाफ्त हुआ तो एक माहिर फरोख्त के लिए काबीना की तस्वीर वो जो है वो बना रहा था और इस फल पर पैगाम लिखा हुआ था। अब वो पैगाम क्या था? वो पैगाम ये था कि मिस्टर पीलो फ्रेंचिनी ने 4 नवंबर 1739 को मिस बैक्स्टर को ये लीमू दिया था। नीलाम घर ने बूढ़े लीमू को फरोख्त करने की कोशिश करने का फैसला अब कर लिया है और हुकाम इस वक्त हैरान रह गए हैं जब इसकी जो $1780 की बोली लगी है। मैं वैसे खुद हैरान हो गई, सड़े हुए लीमू की इतनी बोली कैसे लग सकती है। हमारे यहाँ पे तो जो खवातीन है वो क्या कहते हैं लीमू के पीछे लड़ मर जाती है कि भाई हमने सलाद का सामान ले लिया तो चले 4 लीमू आप ऊपर से डाल दें। वो भी आगे से कह रहे होता है भाजी आज के लीमू इतने महंगे हैं, 50 रुपए में सिर्फ आपको 2 ही लीमू मिलेंगे। लेकिन इतना महंगा लीमू मैंने खुद अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है और वो भी सड़ा हुआ और वो भी डॉलर्स में। मतलब को खुदा का खौफ करो। मतलब ये अंग्रेज जो है ना कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं कि किसने किसको दिया सा 1939 में। और चलें जी अब ये लीमू बिक गया है तो क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट थी जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। और एक और खबर है, खबर क्या रिसर्च है जो कि आप लोगों को बतानी और अक्सर मैं और अनवार खुद भी इस बारे में आप लोगों से बात कर रहे होती है। यहाँ तक कि हम तो अपने घर के बच्चों को भी कोशिश कर रहे होते हैं कि एहतियात जो है वो करवाएं। आजकल मोबाइल फोन का जो गैर जरूरी इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। अच्छा इसमें सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं है, इसमें वो टैब्स भी हैं जो कि हम बच्चों के हाथों में अक्सर पकड़ा देते हैं। खास पर देखें तो नौजवान सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा जो अपना वक्त है वो मोबाइल फोन्स पर या टैब्स पर गुजारने को जो है वो तरजीह देते हैं। बट अमेरिकी रिसर्चर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि एक हालिया साइंसिंग जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें ये नतीजा निकाला गया है कि स्मार्टफोन का तवील इस्तेमाल यानी उसे दिन में सिर्फ 2 घंटे इस्तेमाल करना जो है वो बालिग अफराद के लिए हरकत और तवज्जो में कमी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की नशोनुमा इन सब के खतरे को बढ़ा सकता है। तो जो लोग दिन में 2 या इससे ज्यादा घंटे अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं उनमें तवज्जो की कमी के बायस हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का खतरा 10% ज्यादा होता है। डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है बुनियादी तौर पर छोटे बच्चों से जुड़ी हुई है। याद रखें छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ और इस बात का कभी इम्कान है कि बच्चा बड़ा होते ही उससे बाहर निकल सकेगा। लेकिन स्मार्टफोन्स जैसे सोशल मीडिया हो गया, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, स्ट्रीमिंग म्यूजिक हो गया, फिल्म हो गई, टेलीविजन की वजह से पैदा होने वाले जो खल्फशार हैं इसका सबब बनता है जो कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की वबा पैदा करता हुआ हमें नजर आ रहा है। साइंटिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग अपना फारिग वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं वो अपने दिमाग को आराम नहीं देते और किसी एक काम पर तवज्जो मरकूज नहीं करते। और आम तौर पर हम ये देख रहे हैं कि बालिग अफराद की तवज्जो का जो दौरानिया है वो कम करने और आसानी से मशगूल होने का बाइस बन सकता है। तो रिसर्च ये भी बता रही है कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को दिमागी सेहत की खराबी के तौर पर बयान किया गया है जिसकी वजह से लोगों को महदूद तवज्जो, इंतहाई सरगर्मी जो है वो हो सकती है जो कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करती है। और अंडरस्टूड से बात है, जब भी आपके या मेरे हाथ में मोबाइल होता है हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं अच्छा 5 मिनट इस्तेमाल कर लूं फिर उसके बाद मैं ये काम करने के लिए उठूंगी और वो 5 मिनट कब 15 से 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं ये हमें नहीं पता चलता। तो सोचिए हम बड़े होकर वो 5 से 10 मिनट को 15 मिनट बना देते हैं, 15 से 20 मिनट बना देते हैं और पोटैटो काउच बन के काउच पे बैठे रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों की क्या हालत होती होगी। तो 2 से 5 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं।
जबकि नौजवान और जो बड़े हैं इनके लिए मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा से ज्यादा इसका दौरानिया 2 घंटे का है। 2 घंटे इस्तेमाल करने कोई मसला नहीं, बाद में आपने नेटफ्लिक्स लगा लिया, यूट्यूब पे कुछ लगा लिया, घर का LED है उसको ऑन कर लिया, तो ये भी एक्टिविटीज जो है ना आपके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि कुछ नहीं तो पुदीना शुदीना ही उबालें घर में, लीमू शीमू ही उबालें घर में, थोड़ा सा फाका हो जाएगा, थोड़ा हेल्दी माइंड आपका जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन है कि 8 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें स्क्रीन से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, और जो हाथों में हम टैबलेट्स पकड़ाई देते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मैंने भी बहुत स्क्रीन का इस्तेमाल कर लिया है, हाँ मुझे भी 2 से 3 मिनट की ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन 2 और इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज हैं, सोचा वो भी आपके साथ शेयर किए जाएं, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि मुनफरिद अंदाज में परफॉर्म करके देखने वालों को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही कारनामा स्विस मौसीकार है एलन रविश, उन्होंने अंजाम दिया है। उन्होंने 10 फीट ऊंचाई पर लटक कर ऐसी खूबसूरत धुनें बिखेरी हैं कि हाजरीन जो हैं वो ताक दिए बगैर नहीं रह सके। और वीडियो में देखा यह जा सकता है कि एलन क्रेन से लटके हुए पियानो को उल्टा लटक कर बजा रहे हैं और नीचे बैठे आसमान की तरफ देखते हाजरीन उसे अनोखी परफॉर्मेंस पर उनको दाद दे रहे हैं। तो रॉश ने यह कारनामा 6 सेंटीग्रेड की सख्त सर्दी में अंजाम दिया और उन्होंने विंटर सॉलिड्स नामी धुन पर परफॉर्मेंस भी दिखाई। और ये परफॉर्मेंस जो है उनकी पियानो की वो वर्टिकल आर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। तो सिर्फ हमने आपको दिखाना नहीं है, हमने आपको सुनाना भी है। सुनिए एलन ने किस तरह का पियानो बजाया। ये धुन तो आपने सुनी, उसे आप लोगों ने एंजॉय भी किया और मैं भी लोगों को देख रही थी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब प्रोड्यूसर का होना भी एंकर के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। एक छोटी सी लाइन जो अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कन्वे की वो ये थी कि इतनी ठंड में हम लोग सिर्फ दांत ही बजा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बजा सकते। तो वाकई ऐसा ही है कि जब मैं भी पढ़ रही थी कि 6 सेंटीग्रेड का जो मौसम था, विंटर था, तो वहां पर ऊपर से आसमान की तरफ जाकर आप ये कारनामा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लाइक के तहसीन है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी है और ये लास्ट जो आपके साथ शेयर करेंगे कि आजकल बाइक टैक्सी का चलन जो है वो खासा आम हो चुका है और लोग ट्रैफिक में जल्द से जल्द अपने घरों तक पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी जो है वो करवाना पसंद करते हैं। तहाँ एक वाकई में जब बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो मुसाफिर ने उतरने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो पैसे दे रहा है, पैदल क्यों चले। तो रैपिडो नामी बाइक सर्विस बुक करवाने वाले शहरी ने जब बाइक से उतरने से इनकार किया तो मजबूरन राइडर ने पेट्रोल पंप तक उसी हालत में बाइक धकेलते हुए पहुंचाई। सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने इस मंजर की वीडियो बनाई जो कि तेजी के साथ इसमें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अच्छा, इसमें दोनों जो लोग हैं वो मैं कहूंगी कि अप्रिशिएट करना चाहिए। एक वो शख्स कि जिसने पूरे पैसे दिए, जाहिर सी बात है उसने भी मेहनत से कमाए और उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं उतरूंगा, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, ये आपकी मर्जी है, अगर चलना ही होता तो मैं पैदल चल लेता। तो जो दूसरा शख्स था जो कि बाइक राइडर था उसने भी जो है वो फराख दिली का मुजाहरा किया। उसने ये दिखाया कि वो किस कदर मेहनती शख्स है और वो भी पैदल चलता हुआ धकेल धकेल कर उस बाइक को लेकर गया। लेकिन कभी अगर आपको इस तरह का नजर आए ना तो थोड़ा सा एहसास कर लिया करें, क्योंकि जो एहसास का जज्बा है ना ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है और जो हमारा दीन है वो भी हमें यही सिखाता है कि अगर आप अपने मुसलमान बहन भाइयों को कभी भी किसी परेशानी में देखें तो वहाँ पर आप जो है उनके साथ एहसान का रवैया इख्तियार करें और एहसास का रवैया इख्तियार करें। बहरहाल ये जो वाक़या है ये हैदराबाद दक्कन में रिपोर्ट हुआ है इंडिया में और वहाँ का ये भारतीय राइडर है और वहीं का ये भारतीय शहरी है जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। वी जस्ट होप कि अगर पाकिस्तान में इस तरह के मामला हों तो हम ना सिर्फ पाकिस्तानी होने का अच्छा सबूत दें बल्कि एक मुस्लिम होने का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मजबूत दें, क्योंकि हमने सिर्फ अपने बातों से नहीं अपने अमाल से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना होता है। तो जनाब वीकेंड इंजॉयमेंट कीजिए आप लोग, मैं भी छुट्टी पर जा रही हूँ, सैटरडे संडे ऑफ है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद कीजिए, अपना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।